नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। चलिए बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के व्याकरण का अंतिम भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ व्याकरणದ 4ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ। आज की कक्षा में हम इन 3 प्रमुख अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है ಲೋಕೋಕ್ತಿಯ ಯಾನಿ ಕಹಾವತೆ। ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಲೋಕೋಕ್ತಿಯ, ಕಹಾವತೆ, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್, मुहावरे, नानुड़िगलु, इडियम्स। और तीसरा प्रमुख भाग है वाक्य में शब्दों का क्रम। ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ वाक्य रचने ಮಾಡುವಾಗ वाक्य में शब्दों की प्रमुखता या वाक्यों में शब्दों के क्रमों को जानना आवश्यक है। तो इस विषय के बारे में भी हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा आगे बढ़ाने से पहले चलिए अब हम एक छोटी सी कहानी के साथ इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ। लेकिन इस कहानी के अंत में मुझे आप लोग बताएंगे कि इस कहानी से आपने क्या सीख पाई है। ಸೊ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ। तो चलिए अब हम कहानी सुनेंगे। कहानी है कबूतर और जांड। एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक बार वे उड़ते उड़ते बहुत सारे बिखरे दाने देखकर वहां खाने के लिए उतर गए। वहां बहेलिए ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। वे सब जाल में फंस गए। तब बड़े कबूतर ने कहा, सब मिलकर एक साथ जाल सहित ऊपर उड़ चलो। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए। बड़े कबूतर के मित्र चूहे व उसके साथियों ने सारा जाल काट डाला। सभी कबूतर जाल से बाहर आ गए। समझ में आया ना आपको कहानी। तो अब बताइए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में इस कहानी की सीख भी छिपी हुई है। आप मुझे बताएंगे कि इस कहानी से आपने क्या जाना। तो सबसे पहला विकल्प है, इಲ್ಲಿರೋ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ। ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದಾ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला अध जल गगरी छलकत जाए। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಪಾಟ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿಯಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ। उड़ती चिड़िया पहचानना, ಇದರ ಅರ್ಥ किसी भी दूर की चीज को सूक्ष्मता से अवलोकन करना। तो 3-5 करना यानी यहाँ वहाँ की बातें करना। तो चौथा है एकता में बल है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इस कहानी की सीख क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। इस कहानी की सीख है ಏಕತಾ ಮೇ ಬಲ್ ಹೈ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರ, ಸುಮಾರು 6-7 ವಾಕ್ಯದ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ರಿ। इसी तरह के वाक्यांश को हम कहते हैं कहावतें या लोकोक्तियाँ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ದೀಪದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ। जो व्यक्ति जीवन में हमेशा दूसरों के लिए सहायता करता रहता है, लेकिन उसी के जीवन में अगर दुख है तो उस व्यक्ति के जीवन को देखकर हम कहते हैं, देखो बेचारा, उसका जीवन चिराग के तले अंधेरे जैसे हो रहा है। तो देखिए, पूरे सारांश को सिर्फ एक छोटे वाक्यांश में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसलिए यही कहा गया है कि जीवन के कई अनुभव तथ्य को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वाक्यांश को हम कहावत या लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो मुख्य बात यह है बच्चों कि ये स्वतंत्र वाक्यांश हैं। ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಘಟನೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಹಾವತೆ, ಲೋಕೋಕ್ತಿಯ ಯಾ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ।
अब हम एक एक करके हर एक कहावत का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह कहावत है, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होगा चीज कम मांग अधिक। आपके घर में 5 लोग हैं और पिताजी 5 लोगों के लिए अनार, आम या सेब कुछ फल लाते हैं, लेकिन उसी दिन आपके घर में कोई अतिथि और कुछ 5 लोग अतिथि के रूप में आ जाएंगे, तो तब यह कहावत होगी कि एक अनार 100 बीमार, यानी चीज कम मांग अधिक। मांग शब्द का अर्थ है बेड़िके। इसी तरह और कुछ कहावतों को हम जान लेंगे। आंखों का तारा यानी बहुत ही प्रिय, मुंह में पानी आना, किसी चीज को देखकर ललचाना ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು। तो और एक बात है, तिल का ताड़ बनाना। तिल यानी एಳ್ಳು, ताड़ यानी ताड़ का पेड़। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ವರ್ಷಾ के समय में हम सब यह काम करते हैं। ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು। ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಬ್ಬಾ ಮನೆ ಮಾಡಿನೇ ಹಾರು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಸಿಡಿಲು ಬಂತು ಅಂತ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, उस संदर्भ में इस कहावत का प्रयोग होगा। इस चित्र को देखते ही आप पहचान गए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही विजय होती है। यार ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರದೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ। यहाँ पर कुछ और कहावतें हैं, हम इनका अर्थ जानने की कोशिश करें। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ होगा कार्य के हिसाब से ಫಲ್ ಮಿಲ್ನಾ। ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅರ್ಥ। एक और 11 एकता में शांति होती है। अध जल गगरी छलकता जाए, ज्ञान कम होने पर भी दिखावा करना। ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ನಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, तो उन व्यक्तियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, 9, 2, 11 होना। इन शब्दों के समूह से हम यह जान सकते हैं ये कहावतों से भी छोटे या संक्षिप्त रूप के वाक्यांश हैं। तो इस वाक्यांश का अर्थ होगा भाग जाना। जैसे एक वाक्य बना सकते हैं, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर 9, 2, 11 हो गया, यानी भाग गया। और यहाँ पर देखिए, लाल पीला होना, यह भी संक्षिप्त वाक्यांश है। इसका अर्थ होगा क्रोधित होना, यानी व्यर्थ में लाल पीले होने से कोई फायदा नहीं। तो इस तरह छोटे वाक्यांश को हम मुहावरे कहते हैं। तो अब हम मुहावरों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कहावतें स्वतंत्र वाक्यांश हैं, मुहावरे संक्षिप्त वाक्यांश हैं। मुहावरे सुंदर और संक्षिप्त वाक्यांश या उक्ति होती है। मुहावरे वे वाक्यांश हैं जो किसी वाक्य के बीच में आकर वाक्य की विशेषता को बढ़ा देते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ। मुहावरे वे शब्द हैं जो वाक्य के बीच में आकर वाक्य की विशेषता को बढ़ा देते हैं। ವಾಕ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗೊಂಡು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತವೆ। idioms are the words which occurs between the sentence to give the special meaning to a sentence। तो भाषा में सुंदरता या लालित्य लाने का काम मुहावरे करते हैं। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾಣ್ಣುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ರಚಿಸಿದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ। सो मुहावरे किसी के बनाए हुए नहीं हैं, वे अपने आप स्वाभाविक रूप से बनते हैं। ತಾವಾಗಿನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು मुहावरे ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता और सरलता आती है। मुहावरों का प्रयोग उन वाक्यों के लिए करना चाहिए जहां पर मुहावरे स्वयं अपने अर्थ प्रकट करते हो। यानी ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಮುಹಾವರೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲ।
ಮುಹಾವರೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಅರ್ಥ ಬತಾತೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತಗೋಣ. ನೀವು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಗು ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇರತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪು ಮಣ್ಣು ತಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದರು, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಗು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಿತ್ತು. ಆ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋದ್ರು. ಇಸ್ ತರ ಮುಹಾವರೆ अपने आप अर्थ प्रकट करते रहते हैं. कभी कभी जिस बात को साधारण भाषा में कहने के लिए एक आध पृष्ठ लगता है, पृष्ठ अंदर पेज, उसी बात को मुहावरे की आधी या छोटी सी पंक्ति से कहा जा सकता है. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಪುಟದಷ್ಟು ಅಥವಾ 12 ವಾಕ್ಯ ಬಳಸ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಘಟನೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳ मुहावरेಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು व्यक्तपडिसಬಹುದು. उदाहरण के लिए यहाँ पर इस चित्र को देखिए. यह रामायण की एक घटना है जहाँ पर राम सेतु बनाने के बाद राम वानर सेना सहित लंका पहुंच चुके हैं. ಸೊ ವಾನರ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಂತ ರಾವಣನ ತಮ್ಮನೇ ಆದಂಥ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾವಣನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೇ ವಾಕ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಘರ್ ಕಾ ಭೇದಿ ಲಂಕಾ ಢಾವೆ, ಢಾವೆ ಯಾನಿ ನಾಶ್ ಕರೆ. ಮನೆ ಮುರುಕ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಘರ್ ಕಾ ಭೇದಿ ಲಂಕಾ ಢಾವೆ. इस उदाहरण को देखिए. गागर में सागर भरना, यानी अगर आपकी पाठशाला में कोई अतिथि आते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से ಭಾಷಣ ದೇಕರ್ ಚಲ್ತೆ हैं. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರೆ ಉಸ್ ಅತಿಥಿ ನೇ ತೋ गागर में सागर भर दिया, अत्यंत कम समय में बहुत सारे अंशों को हमें बता दिया. तो इन 5 शब्दों में जो बात भरी गई है वह 5 पंक्तियों में भी नहीं कही जा सकती. यहाँ पर भी कुछ मुहावरे हैं बच्चों. आपके किताब के हरा घोड़ा पाठ के 86 पेज में आप इन मुहावरों को देख सकते हैं. तो यहाँ पर उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, जैसे हरा घोड़ा पाठ में आप लोगों ने जान लिया कि अकबर भी समझ गए कि बीरबल को उल्लू बनाना सरल नहीं है. और एक मुहावरा है जाल में फंसना यानी वश में करना. अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फंस गए. मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना. इसके लिए वाक्य होगा, यदि दुश्मनों ने फिर भारत पर आक्रमण किया तो उन्हें ಮುಹ್ಕಿ ಖಾನಿ ಪಡೆಗಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಉನ್ಹೆ ಮುಹ್ತೋಡ್ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ या उन्हें मुहकी खानी पड़ेगी. तो यहाँ पर और कुछ मुहावरे हैं. कमर कसना यानी तैयार होना, टोंक कट्टी निल्लू. टांग अड़ाना, रुकावट डालना यानी अड़चने माडू. किस्मत खुलना, भाग्य चमकना. भांडा फोड़ना, पोल खुलना. तो इस तरह बच्चों, जैसे कन्नड़ा में एक बात है, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಆ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಾದೆಗಳು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಹ वाक्य रचना. वाक्यों में शब्दों का क्रम. इसे जानने से पहले एक बात को याद करेंगे कि वाक्य क्या है. वाक्य अंद्रेनु. सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, या ऐसे शब्दों का समूह जिनका अर्थ सार्थक हो, इन्हें हम वाक्य कहते हैं. तो वाक्यगत शब्दों को उनके संबंधानुसार उचित स्थान पर रखने को क्रम कहते हैं. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ
ನಾವು ಶಬ್ದಗತ್ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. तो ये शब्दगत क्रम है कर्ता कर्म क्रिया. कर्ता यानी हीरो ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ, ಯಾರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. यह संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है. ನಾಮಪದದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲೂ. कर्म शब्द जिसकी सहायता से काम पूरा करता है कर्ता, ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು कर्म शब्द ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. यह भी संज्ञा भी हो सकती है या सर्वनाम भी. तो क्रिया यानी प्रेडिकेट, एक्शन वर्ड. सो यह एक काम करने की प्रक्रिया को सूचित करती है. क्रिया मीन्स वर्ब इज अ एक्शन वर्ड. अब आप लोगों के सामने दो वाक्य हैं. यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है? लड़का पढ़ता है. काम करने वाला कौन है? तो लड़का. अब यह लड़का हो गया कर्ता यानी वाक्य का प्रमुख बिंदु. लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है यानी पढ़ता है. यह है क्रिया. ಅವನಿಂದ ಏನೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾ. लड़का और पढ़ता है, इन दोनों के बीच का संबंध किसके साथ है? वह है पुस्तक. तो अब पुस्तक हो गया कर्म शब्द. तो चलिए दूसरे चित्र तक पहुंचेंगे. यहाँ पर लड़की क्या कर रही है? फल खा रही है. तो काम करने वाली कौन है? लड़की. तो लड़की यहाँ पर कर्ता हो गई. क्या कर रही है? खाती है. तो खाती है क्या है? क्रिया. और लड़की क्या खाती है? फल खाती है. तो फल हो गया कर्म शब्द. तो इस तरह वाक्य में कर्ता का स्थान पहला होता है, कर्म का स्थान दूसरा स्थान होता है और क्रिया का स्थान है तीसरा स्थान. यहाँ पर एक एक्टिविटी है बच्चों, आप लोगों को दो वाक्य हैं, आप लोगों को बताना पड़ेगा. तो इन वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या है और शब्दों का स्थान भी क्या है? तो राम और सीता दोनों प्रथम स्थान में हैं और ये दोनों हो गए कर्ता शब्द. पुस्तक और फल दोनों द्वितीय स्थान में हैं, तो इसका क्रम हो गया कर्म शब्द. और तीसरा है पढ़ता है और खाती है, दोनों तीसरे स्थान में हैं यानी तृतीय स्थान में, तो ये हो गए क्रिया. कर्ता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कहते हैं. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗನೇ ಕರ್ತಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ काम करने वाले कौन कौन हैं? छात्र गाते हैं, विराट कोहली भल्लेबाजी करते हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं घर में बैठकर. तो इसलिए छात्र, विराट कोहली, हम सब कर्ता शब्द हैं. अब कर्म शब्द क्या है? वाक्य की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म शब्द कहते हैं. वो संज्ञा भी हो सकते हैं या सर्वनाम भी. तो इन वाक्यों में प्रार्थना गीत, भल्लेबाजी और पढ़ाई ये तीनों कर्म शब्द है. तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं. सो ಕಾರ್ಯ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಮಗೆ क्रिया शब्द ಆಗತ್ತೆ. गाते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, ये है क्रिया शब्द. बच्चों यहाँ पर एक बात को हम ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर देखिए वाक्यों में सबसे पहला कर्ता शब्द आएगा, बाद में कर्म शब्द आएगा और तीसरा स्थान है क्रिया आएगी. भारत के सभी भाषाओं का वाक्य में शब्दों का क्रम इसी तरह होता है. जैसे सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया. राम आम खा रहा है, ರಾಮನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು SOV ಸೂತ್ರ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. तो सबसे पहला तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन बाद में वर्ब आएगी यानी क्रिया आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट. तो इसलिए इसका सूत्र हो गया SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इस बात को ध्यान में रखिएगा. रामा इज ईटिंग ए मैंगो. ನೋಡಿ ಈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ मध्य भागದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. वाक्य में क्रम के साधारण नियम होते हैं. जैसे वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है,
आप खुद पढ़ते जाइएगा इन वाक्यों को। जैसे राम गया, कर्ता के बाद द्वितीय स्थान में कर्म शब्द आता है, जैसे यह पुस्तक पढ़ता है। और वाक्य में सबसे अंत में क्रिया आएगी और उसके थोड़े पहले क्रिया विशेषण आती है। जैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? खूब पढ़ता है। यह है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द। ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब इज नोन एज adverb, जिसे हम क्रिया विशೇಷಣ कहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಕ್ರಮ, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾ? तो चलिए पहले प्रश्न तक पहुंचेंगे। प्रवीण डैश खेलता है, तो इस खाली जगह में कौन सा क्रम आता है शब्दों का? हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कर्म शब्द आता है। और यहाँ पर कर्म शब्द है गेंद, और आपका वाक्य हो गया प्रवीण गेंद खेलता है। तो दूसरे वाक्य में सबसे पहला स्थान किसका है? बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर इस वाक्य के लिए कर्ता कौन सी है? लता जी, यानी लता मंगेशकर जी गीत गाती है। तो इस वाक्य में तीसरा स्थान किसका है? क्रिया है, क्रिया की है, और क्रिया है यहाँ पर माँ चाय बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए यह जानेंगे कि क्रिया के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं। ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ? जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चों, इन शब्दों में ही अर्थ छिपा है, ಈ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಅಕರ್ಮಕ್ यानी ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿನಾ, ಕರ್ಮ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕರ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ। और दूसरा है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ प्रयोग होने वाले क्रिया, कर्म शब्द ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇವನ್ನ ನಾವು सकर्मक वाक्य ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, और ट्रांसिटिव सेंटेंसेस, इंट्रांसिटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र दिखाए जाएंगे बच्चों। आप लोगों को बताना है इन चित्रों के लिए कर्म शब्द चाहिए या नहीं। ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ कर्म शब्द ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಿ। यहाँ पर देखिए, तितली उड़ रही है, कर्म शब्द की जरूरत है क्या? चिट्टे हारुತ್ತಿದೆ, कर्म शब्द ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लड़का दौड़ रहा है, कर्म शब्द चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर देखिए, यह लड़का कूद रहा है, इसके लिए भी कर्म शब्द चाहिए? नहीं ना। तो ये सब, ये तीनों क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं, इन्हें कर्म शब्द की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लड़की हाथ धो रही है, क्या धो रही है? हाथ। हाथ कर्म शब्द है, यहाँ पर कर्म शब्द की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, खरगोश गाजर खा रहे हैं, ಮೊಲಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂತಾ ಇವೆ। तो इन्हें क्या खा रहे हैं? गाजर खा रहे हैं। उत्तर मिल गया ना, यानी कर्म शब्द है, तो इसलिए यह भी सकर्मक क्रिया है। बच्चों, आप हमेशा याद रखिएगा, जिस वाक्य के साथ, जिस वाक्य के क्रिया के साथ आप क्या, किसको प्रश्न लगाने पर अगर आपको उत्तर मिलेगा तो वह वाक्य है सकर्मक वाक्य या सकर्मक क्रिया। और जिन वाक्यों के लिए अगर आप क्या, किसको प्रश्न पूछेंगे लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा तो वे सब बन गए अकर्मक क्रिया यानी अकर्मक वाक्य। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा को हम जानेंगे। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। नोड़ी, किशोर हंसता है, हंसता है का सीधा संबंध किशोर के साथ है। सोहन रोता है, रोता है का सीधा संबंध सोहन के साथ। कुत्ता भौंकता है, तो इसके लिए कर्म शब्द की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सूचना पड़ी है आप लोग, ऊपर लिखे वाक्य बिना कर्म के हैं, यानी कर्म शब्द रहित है। कर्म शब्द की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कर्म शब्द ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। किशोर क्या हंसता है, जरूरत नहीं ना, तो यह अकर्मक वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, जिन क्रियाओं का फल
कर्म शब्द पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता हार पिरो रही है, क्या पिरो रही है? उत्तर मिल गया, हार, सकर्मक। हरीश किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब, कर्म शब्द, सकर्मक। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को मारा, उत्तर मिल गया ना। तो ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोगों को कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, आप लोगों को बताना पड़ेगा इन चित्रों के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग होगा, अकर्मक क्रिया का या सकर्मक क्रिया का। देखिए वहां पर कपड़ा, वहां पर लड़का क्या कर रहा है? लड़का कपड़ा धोता है, क्या धोता है? कपड़ा। तो यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। यहाँ पर क्या? यहाँ पर लड़की हंस रही है, तो क्या इसके लिए कर्म शब्द की आवश्यकता है? हिमांशी हंसती है, तो यह अकर्मक वाक्य या अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, यह कौन सी क्रिया है? गोपाल सोता है। सो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು अकर्मक। क्या, किसको? प्रश्नय अगत्यನೇ ಇಲ್ಲ। तो दूसरा चित्र देखिए, कुमार खाता है, क्या खाता है? नाश्ता खाता है, फल खाता है, कुछ भी। तो यहाँ पर यह हो गया सकर्मक क्रिया। यहाँ पर लड़की क्या कर रही है? दूध पी रही है, क्या पी रही है? दूध। तो दूध कर्म शब्द है, तो यह सकर्मक है। तो यहाँ पर इस चित्र को देखिए, कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है, कौन सी क्रिया है? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, यह है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों आज के पाठ से संबंधित 2 गृह कार्य के मुख्य प्रश्न हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इनका उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाइएगा। चलिए लिखिए इसे। बच्चों आशा है आज की कक्षा में हम लोग मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ और वाक्य में शब्द के क्रम से संबंधित विस्तृत विषयों की चर्चा की है। आशा है आप लोगों को मेरा पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।